everyone, welcome to class 7 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 10 and the chapter name is 18th century political formations. This is your second session. तो बच्चों हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस और ये आपका सेकंड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, तो बच्चों इन आवर लास्ट क्लास we were talking about the decline of Mughal Empire and the later Mughals. तो बेसिकली बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है that is 18th century, इसमें हम लोग कौन से टाइम पीरियड पे फोकस करने वाले हैं. तो यहाँ पर we are going to talk about the decline of Mughal Empire and the emergence of new regional states. Okay, कि किस तरीके से नए पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होने लगा था. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब दैट इज फ्रॉम 1707 टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दैट इज 1761. कि इस टाइम पीरियड के बीच में आप देखो कि कैसे रीजनल स्टेट्स, कौन कौन से नए स्टेट्स या इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे बच्चों वो इमर्ज कर रहे थे एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटीज. Okay, so basically in our last class we discussed about the decline of Mughal Empire. So obviously बात है बच्चों, अगर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है तो कोई रीजनल पावर इमर्ज हो रहेंगे तभी इनका डिक्लाइन हो रहा है ना. सो बेसिकली बहुत सारे रीजंस थे इनके डिक्लाइन के भी जो हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने आपको बताया था अबाउट द डेक्कन कॉन्क्वेस्ट कि औरंगजेब के टाइम की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो उस टाइम पे डेक्कन में जो उनका लॉन्ग वॉर था इट वाज ऑफ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. ओके, मतलब इतना टाइम तक वो वॉर चला था और एंड में उन्होंने ही एनेक्स्ड गोलकोंडा एंड बीजापुर, राइट. तो डेक्कन में जितना भी एरिया था उसको उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, लेकिन उसमें क्या हुआ था इन दैट प्रोसेस मिलिट्री और फाइनेंशियल इक्विपमेंट्स जो भी या रिसोर्सेज जो भी उनके पास थे दैट डिप्लीटेड, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा. एंड ऑल्सो इट लेड टू द क्राइसिस ऑफ मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, जिसके बारे में आप लोगों ने मुगल एम्पायर में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट. वी ऑल्सो डिस्कस दैट जो नोबल्स थे, राइट, जो गवर्नर्स सूबेदार्स थे डिफरेंट एरियाज में जो अपॉइंटेड थे बच्चों, वो अपने अपने रीजन में बहुत पावरफुल बन रहे थे और इसी का वो फायदा उठाने लगे. उन्होंने देखा कि जो मुगल सक्सेसर्स हैं, जो लेटर मुगल्स थे वो काफी वीक थे, राइट, कि इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे खत्म होने लगा था, राइट. तो उसके अलावा जो भी पेजेंट्स और जमींदार्स जहां जहां पे रिबेलियंस या रिवॉल्ट हो रहे थे तो वहां पे जो भी चीफ्टन्स थे बच्चों वो भी अपने पर्टिकुलर रीजन में दे वर ट्राइंग टू गेन पावर. तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि डिफरेंट रीजन्स में चाहे पेजेंट्स, जमींदार्स हो या फिर नोबल्स हो, तो ऑब्वियसली सबका अपना अपना एक पावरफुल इंपैक्ट पड़ा था अपने अपने रीजन पे. तो इसीलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे हर एक रीजन में दीज स्टेट्स दे स्टार्टेड इमर्जिंग अप. नाउ दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इन आवर कंट्री, इंडिया. ओके, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट. तो अब इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द लैटर मुगल्स. और अगर लैटर मुगल्स की बात करें बच्चों तो लैटर मुगल्स कहने का क्या मतलब है, ऑब्वियसली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब उसके बाद जो लैटर सक्सेसर्स, जो लैटर मुगल एम्परर्स थे. ओके, सो द मुगल एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups. तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि ऑब्वियसली ये जो मुगल एम्परर्स थे बच्चों वो धीरे धीरे काफी वीक हो रहे थे. ओके, इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, राइट. सो बेसिकली जितने भी एम्परर्स औरंगजेब के बाद आए दे वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी. सो बेसिकली आप देखो अगर हम लोग नोबल्स की बात कर रहे हैं तो उनको किस चीज की जिम्मेदारी दी गई थी, रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का, है ना. सो बेसिकली उनके हाथ में आप देखो पॉलिटिकल इकोनॉमी अथॉरिटी उनके हाथ में ऑलरेडी आ रहा था, राइट. सो दे वर नॉट एबल टू स्टॉप दैट. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा. दैट ऑल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. ओके, नाउ टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स टुक प्लेस. अब ये देखो एक तरफ तो ये सारी चीजें हो ही रही थी, जमींदार रिबेलियंस, पेजेंट रिवोल्ट्स, तो ये सारी चीजें तो हो ही रही थी. नोबल्स जो है अपने अपने एरिया में बहुत पावरफुल इमर्ज कर रहे थे, राइट. उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुआ. अब ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा था बच्चों ये हम देखते हैं. नाउ द ruler of Iran, that is Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है बच्चों. क्यों? बिकॉज ही टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ. ओके, अब ये इंडिया में आए, कौन थे ये? नादिर शाह, हु वाज द रूलर ऑफ ईरान.
ओके ये ईरान से वो इंडिया में आकर उन्होंने अटैक किया, पूरा जितना भी था, जितनी भी चीजें थी, बहुत सारा वेल्थ उठाकर ये इंडिया से ले गए। ओके तो ऑब्वियसली इट आल्सो लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। जो मुगल एम्पायर के पास ऑलरेडी बहुत कुछ उनके पास जो भी बचा हुआ था, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट this invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler that is Ahmad Shah Abdali। अब ये तो इंपॉर्टेंट राइवल्स आप देखो, ये इंडिया पे उन्होंने अटैक किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई मेजॉरिटी पावर यहाँ पर है नहीं, ओके सेंट्रलाइज पावर यहाँ पर नहीं है, राइट। जो लेटर मुगल्स थे वो ऑलरेडी काफी वीक थे, तो इस सिचुएशन का इन लोगों ने काफी फायदा उठाया। तो पहले नादिर शाह के उन्होंने प्लंडर किया, राइट, सारा सामान जो है, जो वेल्थ है वो यहाँ से लूट करके वो ले गए। उसके बाद देखो इस इन्वेजन के बाद इट वाज फॉलोड बाय अनदर इन्वेजन, ओके ये दूसरा इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स था, दैट वाज डन बाय अफगान रूलर। ओके ये अफगान साइड से आकर ये आके इन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारे प्लंडर्स किए, और इनका क्या नाम था? इनका नाम था अहमद शाह अब्दली। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ अहमद शाह अब्दली एंड दिस इज द पिक्चर पोर्ट्रेइंग नादिर शाह ऑन हिज हॉर्स। ओके सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा। नाउ for a long time, the latter Mughal emperors were puppets in the hands of either one of the two of these powerful groups. Okay? अब बेसिकली बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो नोबल्स थे उनमें भी डिविजन्स था, तो दो ग्रुप्स थे, ओके ईरानीज और तुरानीज, राइट। अगेन इसके बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा था पहले, राइट। सो बेसिकली जो दो फैक्शंस थे उसमें भी आप देखो कि जो मुगल एम्परर्स थे, नाउ दे वर द पपेट्स, ओके मतलब कि उनको जरिया बनाया जा रहा था कि वो अपना रूल स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, जितने भी नोबल्स थे वहां पे, राइट। सो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि जो लेटर मुगल्स थे दे वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ आइदर ऑफ दीज वन ग्रुप्स। ओके जो नोबल्स का ये ग्रुप था, दो फैक्शन में डिवाइडेड थे, राइट। नाउ टू मुगल एम्परर्स Farrukh Shiar that he ruled from 1713 to 1719 and Alamgir II who ruled from 1752 to 1759 were assassinated। अब बेस्ट एग्जांपल आप देखो कि इनको मार दिया गया। दो मुगल एम्परर्स जो थे, पहले हमारे फारूक शियार और दूसरा आलमगीर II। अब ये लेटर मुगल्स थे, ओके दे वर द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, ओके तो इन दोनों को पहले मार दिया गया। उसके अलावा आप देखो एंड द टू अदर्स दैट इज अहमद शाह हु रूल्ड फ्रॉम 1748 टू 1754 एंड शाह आलम II who ruled from 1759 to 1816 were blinded by their nobles। अब देखो ये nobles इतने पावरफुल हो गए थे कि ऑलरेडी ये भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, ओके अगेंस्ट देयर मुगल एम्परर्स, राइट। तो इन नोबल्स ने क्या किया बच्चों, इनको ब्लाइंड कर दिया। ओके सो बेसिकली आप देख सकते हो ये टू एग्जांपल ही हमें दिखा रहा है कि कैसे दीज मुगल एम्परर्स दे वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ दीज नोबल्स। ओके ये नोबल्स कैसे कैसे पावरफुल हो रहे थे और अपने ही रीजन में ये लोग रूलर बनते जा रहे थे। ओके अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। एक तरफ यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझा, वी अंडरस्टूड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द लेटर मुगल्स कि कैसे वो लोग काफी वीक थे एंड व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा है तो ऑब्वियसली न्यू पार्ट्स इमर्ज हो रहे हैं। सो ये कौन से पार्ट्स थे, कौन से न्यू स्टेट्स थे बच्चों दैट वर इमर्जिंग, वो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स हियर। Now through the 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into a number of independent regional states. Okay? अब धीरे-धीरे आप देखो क्या होने लगा कि this decline of Mughal Empire, it led to the emergence of new regional states, independent regional states. मतलब ये किसी के अंडर नहीं था, किसी के अंडर रूल नहीं किया, कोई इनको रूल नहीं कर रहा था। Okay? सो यहाँ पर आप देखो अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द इमर्जेंस ऑफ दीज न्यू स्टेट्स और दीज न्यू इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स, तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके अब हम लोग एक एक करके इस 3 कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं और फिर हम लोग रीजनल स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला कैटेगरी है स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। अब जो यहाँ पे आप सारे नाम देख रहे हो बच्चों, सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये एनसीईआरटी बुक में जो आपके इस चैप्टर में मैप दिया हुआ है वहां पे आप लोकेट कर सकते हो। तो पहला कैटेगरी हमारा स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। अब ये ओल्ड मुगल प्रोविंसेस कहने का क्या मतलब है कि मुगल एम्पायर के अंडर ऑलरेडी ये सारे प्रोविंसेस थे। ओके मुगल कंट्रोल, आप जो पूरा मैप देखोगे उसमें आप देख सकते हो कि अवध, बंगाल एंड हैदराबाद ये सारे मुगल प्रोविंसेस के अंडर थे।
ओके उसके अलावा दूसरा कैटेगरी हमारा कौन सा है? नाउ स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागिर्स, और इसके अंदर कौन से आते हैं बच्चों? राजपूत आते हैं, ओके जो राजस्थान में थे। सो बेसिकली जब हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा दैट मुगल्स हैड स्पेशल रिलेशनशिप विद द राजपूत्स, सारे राजपूत्स के साथ नहीं बट जो उनको सरेंडर कर दिया था, जिन राजपूत ने सरेंडर कर दिया था उनके रूल में, सो बेसिकली उनके साथ उनका अच्छा रिलेशन था। जैसे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे बच्चों वो बेसिकली हो रहे थे राजपूत्स और मुगल एम्पायर के बीच, सो दैट दे कैन टेक द पार्ट्स, ओके जो भी राजपूत स्टेट से राजपूताना एरिया था उनका, राइट। सो बेसिकली दूसरा हमारा वतन जागिर्स ऑफ राजपूत्स, ओके। और थर्ड हमारा कौन सा आता है बच्चों? सो थर्ड है हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ओके। तो इसमें हमारे 3 स्टेट्स है, दैट इज मराठास, सिख्स एंड दी जाट्स। अब इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्यों कहा जा रहा है बच्चों? बिकॉज दे हैड टू फाइट द मुगल एम्पायर, राइट। सो बेसिकली इन लोगों ने काफी लड़ाइयां की, बहुत सारे स्ट्रगल्स थे और उस स्ट्रगल के बाद ही इनको इंडिपेंडेंस मिला, मराठा स्टेट, सिख्स और जाट्स को, ओके। तो ये हमारे 3 कैटेगरीज है। अब इसमें हम लोग अपना सबसे पहला कैटेगरी देखने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, दैट इज Awadh, Bengal and Hyderabad. Now they were independent regional state, okay, after the decline of Mughal Empire, right? So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं about these old Mughal provinces. Now the old Mughal provinces here. अब सबसे पहले आप लोग अगेन मैप में भी देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, तो ये देखो हमारा जो बाउंड्री है मुगल एम्पायर का, ओके इधर से आप नॉर्थ साइड में देख सकते हो ऊपर जो डिमार्केट किया हुआ है, और ये हमारा साउथ साइड में, राइट। अब इसके बीच में आप 3 रीजन लोकेट करो, दैट इज अवध, दूसरा है हमारा बंगाल और तीसरा है हमारा हैदराबाद का रीजन, राइट। अब ये 3 रीजन आप देख सकते हो कि मुगल एम्पायर के अंडर ऑलरेडी ये ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थे, ओके। अब अवध को कौन थे इनके सबसे पहले रूलर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? सादत खान, ओके। अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खान, और थर्ड अगर हम लोग हैदराबाद की बात करते हैं तो आसफ शाह, ओके। सो बेसिकली ये 3 थे इंपॉर्टेंट रूलर मेन, ओके। After that, all 3 had occupied high mansabdari positions and enjoyed the trust and confidence of the emperors, right? So basically ये जो old मुगल provinces के ये सारे rulers है बच्चों, इनका क्या position था मुगल empire में? So they were holding the high position of mansabdars, okay? सबके पास high mansabdari position था and they enjoyed the trust and confidence of the emperors. लेकिन आप देखो धीरे धीरे जब इनको रियलाइज हुआ कि मुगल एम्पायर जो है इनके रीजन में वीक होते जा रहा है, जो मुगल एम्परर्स है वो काफी वीक होते जा रहे हैं, तो इसी का फायदा उठाया इन नोबल्स ने, इन मनसबदार्स ने, और दे टुक ओवर द रूल, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हैदराबाद, ओके। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो हैदराबाद, निजामुल मुल्क Asaf Shah, the founder of Hyderabad state, was one of the most powerful members at the court of Mughal Emperor Farooq Shah. Okay, so basically बच्चों, the founder of Hyderabad state कौन थे? So Nizamul Mulk Asaf Shah. Okay, now he was the founder of Hyderabad state. आपके लिए important है ये नाम याद रखना, right? Now he was one of the most powerful members at the court of whom? So Mughal Emperor Farooq Shah. Okay, so please remember the name here. Now, as the Mughal governor of the Deccan provinces, Asaf Shah already had full control over its political and financial administration. तो basically आप देखो कि Deccan में इनके पास पूरा कंट्रोल था. He was the Mughal governor of the Deccan provinces. तो आसफ शाह के पास already full control था over the political and financial administration. Okay. Now, taking advantage of the turmoil in the Deccan and the competition against the court nobility, he gathered power in his hands and became the actual ruler of that region. Now, how he rose to the power? तो यहाँ पे आप देखो he took the advantage of the turmoil in Deccan region. अब Deccan provinces में जो भी differences हो रहे थे nobles के बीच में, कोर्ट में जो भी problems हो रहा था, मुगल एम्पायर जो है, मुगल एम्परर जो वहाँ पे वीक होते जा रहे थे, so basically इन सारी चीजों का एडवांटेज लेते हुए आसफ शाह he took power in his own hands and he became the actual ruler of that region. Okay, now here this is the picture of Nizamul Mulk. Okay, now Asaf Shah brought skilled soldiers and administrator from northern India. अब जैसे इनके पास कंट्रोल है पूरे रीजन का, हैदराबाद स्टेट को उन्होंने फॉर्म किया, so after that he brought skilled soldiers and administrators from northern India. अब northern India में जो भी skilled soldiers और administrators थे बच्चों, वो कहाँ जाने लगे? वो हैदराबाद स्टेट में जाने लगे.
ओके, नाउ ही अपॉइंटेड मनसबदास एंड ग्रांटेड जागीर्स। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, जो मुगल एम्पायर में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जैसा वर्किंग था कि मनसबदास थे, जागीरदारी सिस्टम था, तो ये चीज इन्होंने फॉलो किया था, right? So he appointed the Mansabdars and granted Jagirs. The state of Hyderabad was constantly engaged in a struggle against the Marathas to the west and the independent Telugu warrior chiefs, that is Nayaks of the plateau. So basically आप देखो कि इसके बाद इनका लड़ाई यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था। इनकी लड़ाई किससे हो रही थी? इनकी लड़ाई हो रही थी मराठा से। यहाँ पे आप देखो दिस इज द मराठा स्टेट हियर। तो मराठास और हैदराबाद के बीच में हमेशा लड़ाई हो रहा था। उसके अलावा आप देख सकते हो कि इनको तेलुगु रीजन से भी जो भी वॉरियर चीफ्स थे वहां पे, दे वर आल्सो posing danger or challenge to the Hyderabad state there. Now this is an old picture of the Hyderabad state. Okay. So यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हैदराबाद स्टेट इट वाज फाउंडेड, ओके, बाय आसफ शाह हियर. सो प्लीज रिमेंबर द नेम. सो बेसिकली बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स. तो हम लोगों ने अपना टॉपिक कंप्लीट किया अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, राइट. उसके बाद हम लोगों ने देखा कौन कौन से न्यू स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं. तो उसमें हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. पहला कैटेगरी हमारा ओल्ड मुगल प्रोविंसेस का, उसमें हैदराबाद, अवध एंड बंगाल, राइट. फिर सेकंड है हमारा वतन जागिर्स जो राजपूत किंगडम्स के थे, राजपूताना किंगडम के थे, राइट. और तीसरा है हमारा न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, राइट, द सिख्स, द मराठास एंड द जाट्स. और हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया हैदराबाद के बारे में. नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवध एंड बंगाल, और हम देखते हैं कि किस तरीके से वहां पे द रीजन दैट इज अवध एंड बंगाल इट वाज फाउंडेड बाय हूम, एंड आल्सो उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क किया वहां पे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.